हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और उन पर प्रश्न हैं, जैसे कर्नाटक हाईकोर्ट ने किस आधार पर शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को सही ठहराया है और फैसले में संविधान के कई अनुच्छेदों का जिक्र हुआ है, उन पर क्लियर किया है हाईकोर्ट ने। तो पूरे मामले को जानेंगे, क्या कैसे ये शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा और हाईकोर्ट का क्या आदेश है एक एक मुद्दे पर। इसके अलावा कई और क्वेश्चन हैं, जैसे एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन नियुक्त कर दिए गए हैं, चीन ने किस देश पर आरोप लगाया है कि रूस, यूक्रेन और बेलारूस में जो साइबर अटैक हुए उसके लिए उसके कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया, यानी चीन के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया। ईपीएफओ ने पीएफ की ब्याज दरें घटाकर कितनी कर दी हैं, यूक्रेन रूस के बीच में युद्ध चल रहा है और उस दौरान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को लैब से पैथोजन यानी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस इन सब को नष्ट करने को कहा है, क्योंकि इससे खतरा है कि नई तरह की बीमारियां फैल सकती हैं वहाँ जो युद्ध हो रहा है उस दौरान। महिला वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा मैच की कप्तानी का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है, जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है। इसके अलावा भी कई और टॉपिक है और दोस्तों शुरू करते हैं। लाइक बटन दबाना मत भूलना। क्वेश्चन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा चर्चा में है ये क्वेश्चन। कर्नाटक सरकार ने किस आधार पर शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को सही ठहराया है। इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर बैन के खिलाफ याचिका को किस आधार पर खारिज किया, क्या आधार बताया। तो इसका आंसर होगा हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। यह बहुत बड़ी बात कह दी है हाईकोर्ट ने। न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू में, और ये ऑर्डर कब आया है, तो कर्नाटक हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है 15 मार्च को, और इसी फैसले में टोटल जो 8 याचिकाएं थी, रिट दाखिल हुई थी, उसको खारिज कर दिया गया। इस पूरे मुद्दे को समझते हैं आसान शब्दों में। सबसे पहले कि हिजाब होता क्या है। देखिए, सिर को ढकने का एक कपड़ा होता है दुपट्टा जैसा, उसको हिजाब कहते हैं, और कपड़े को इस तरह से लपेटा जाता है कि सिर्फ चेहरा दिखाई दे, यहाँ तक कि सिर, कान और बाल, गला, ये सब कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए, तो उसको कहते हैं हिजाब, एक खास तरह के कपड़े को। तो इस हिजाब के मामले में क्या विवाद है। मुख्य तौर पर यह विवाद कर्नाटक में शुरू हुआ था, और ये शुरू हुआ था पिछले साल यानी 2021 में। कर्नाटक का मैप ये रहा, यहाँ पर प्यारा भारत है, उसमें ये है कर्नाटक। तो कर्नाटक के उडुपी में गवर्नमेंट पीयू कॉलेज है, तो वहाँ पर हिजाब पहनने के कारण 6 छात्राओं को क्लास में बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी, मतलब उनको एंट्री ही नहीं दी गई क्लास में बैठने की। इसके बाद इन छात्राओं ने प्रदर्शन किया, विरोध किया, और मामला आगे बढ़ता गया। फरवरी 2022 में कुछ युवा भगवा पहनकर शैक्षणिक संस्थानों में पहुंचे और हिजाब पहनी छात्राओं का विरोध किया। तो और जब दोनों तरफ से विरोध हुआ तो कई सारे जो लड़के थे वो भगवा शॉल पहन कर वहाँ आने लगे। मामला काफ़ी तनावपूर्ण हो गया कर्नाटक में, मामला भड़का। तो उसके बाद क्या हुआ कि कर्नाटक सरकार ने 5 फरवरी को एक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया, यानी जीओ जारी किया। उस जीओ में ये प्रावधान था कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 के तहत स्कूल और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में यूनिफॉर्म पहनने का आदेश था, मतलब मैंडेटरी कर दिया गया था कि आपको यूनिफॉर्म पहनना ही है, यूनिफॉर्म के अलावा आप कुछ नहीं पहन सकते हैं। तो छात्राओं ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया। 8 याचिकाएं दायर हुई थी हाईकोर्ट में। कुछ याचिकाओं में ये कहा गया था कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर जो प्रतिबंध लगाया, मतलब ये जो ऑर्डर जारी किया गया था इसमें हिजाब का जिक्र नहीं था, लेकिन अपरोक्ष रूप से हिजाब पर बैन लगाया गया था। इसी के खिलाफ छात्राएं हाईकोर्ट पहुंची और कहा कि इसको खारिज किया जाए और हमें जो हिजाब है उसको पहनने की अनुमति दी जाए। इसके खिलाफ भी, यानी इस ऑर्डर के पक्ष में कई सारे रिट दायर हुए, याचिकाएं दायर हुए। उनका कहना था कि इस मामले में स्पष्ट कर दिया जाए कि हिजाब नहीं पहन कर आए और केवल यूनिफॉर्म पहन कर आए। तो ये पूरा बहुत ज़्यादा विवादित हो गया था। फिर मामला हाईकोर्ट गया, किन जजों ने ये फैसला सुनाया और किन जजों ने ये सुनवाई की है। तो कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस कृष्णा
एस दीक्षित, इसके अलावा जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस खाजी जय बुन्नेसा मोहिउद्दीन, तीनों जजों ने यह फैसला सुनाया है। ओके, सुनवाई की है। अब सवाल उठता है कि हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते समय किन बातों पर विचार किया, क्या क्या मुद्दे आए इस पूरे इस विवाद पर और इस सुनवाई पर। तो देखिए, मामला हुआ, दो सवाल थे मुख्य तौर पर कि क्या हिजाब पहनना आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक आज़ादी के अधिकार में आता है, यानी आर्टिकल 25 में जो धार्मिक आज़ादी की बात कही गई है संविधान के तहत, क्या ये हिजाब पहनना धार्मिक आज़ादी है। और इसी में ये बात थी कि क्या स्कूल कॉलेज या स्कूल का यूनिफॉर्म पहनने को कहना इस आज़ादी का हनन है, मतलब ये जो धार्मिक आज़ादी मिली हुई है क्या इसका हनन हो रहा है यहाँ पर। ये पूरा मामला था। इसी मुद्दे पर काफ़ी डिबेट हुआ, चर्चा हुई और फिर याचिका को खारिज कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि किस आधार पर याचिका को खारिज किया गया। तो आधार यही बना इसमें कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। और सुनवाई के दौरान जो 3 जजों की बेंच थी उसने कुरान भी मंगवाई और उसका अध्ययन भी किया गया और कंक्लूजन ये निकाला हाईकोर्ट ने कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसलिए यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो गारंटी मिली हुई है धर्म की स्वतंत्रता का, उसके तहत ये संरक्षित नहीं है। यानी हिजाब पहनना धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत संरक्षित नहीं है। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है हाई कोर्ट का और आपके एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूरी बात क्लियर हो गई होगी। अब देख लेते हैं कि हाई कोर्ट ने फैसला क्या सुनाया है, इसके साथ साथ और क्या क्या बातें कही हैं। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म का जो निर्धारण होता है या हो रहा है वो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a), जिसमें ये कहा गया कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो इसका हनन नहीं है यूनिफॉर्म का निर्धारण। अगर स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म का निर्धारण किया जाता है तो लागू किया जाता तो। इसके अलावा अनुच्छेद 21 है, उसके अंतर्गत जो आता है निजता का अधिकार, यानी राइट टू प्राइवेसी, उसका भी हनन नहीं है हिजाब पर रोक लगाना। ओके, या कहें यूनिफॉर्म का निर्धारण करना। अगर यूनिफॉर्म निर्धारित कर दिया गया है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म पहनने से हमारी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, या फिर ये भी नहीं कह सकते कि हमारी निजता है, हमारी राइट टू प्राइवेसी है कि हम अपना सिर ढक के आएँ। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा इस अधिकार का भी हनन हो रहा है। ओके, तो इस आधार पर शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध संवैधानिक हो जाता है, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। इस प्रतिबंध पर स्टूडेंट सवाल भी नहीं उठा सकते हैं, यानी यूनिफॉर्म के मामले में अगर यूनिफॉर्म तय कर दिया गया है तो उस मामले में आप सवाल नहीं उठा सकते। मतलब यही हुआ कि स्कूल और कॉलेजों की तरफ से जो तय की गई यूनिफॉर्म है उसे छात्र छात्राओं को पहनना ही है, उससे वो इनकार नहीं कर सकते हैं। ओके, और क्या क्या बात हुई, सुनवाई बहुत लंबी चली, पूरे देश में डिस्कशन इस मुद्दे पर था। कोई बहुत आक्रोशित था, कोई बहुत गुस्से में था, कोई बहुत डरा हुआ था कि हिजाब पहनना भी बैन कर दिया गया है। तो ये सब मामले हुए और आखिरकार अदालत ने जो संवैधानिक जो हमारे प्रावधान हैं उसके आधार पर ये सब फैसले सुनाए हैं। ओके, अच्छा, अब सवाल उठता है कि हाईकोर्ट में जो याचिकाएं दाखिल की गई थी तो उस दौरान क्या कहा था याचिका दाखिल करने वालों ने। तो याचिका दाखिल करने वालों के वकीलों ने कहा था हाई कोर्ट में कि इस्लाम में लड़कियों को सिर ढकने के निर्देश दिए गए हैं, ऐसे में स्कूल कॉलेज में जो हिजाब पहनने पर बैन लगाया गया है, यानी यूनिफॉर्म को मैंडेटरी कर दिया गया है, तो वो पूरी तरह से गलत है। इसके जवाब में जो कर्नाटक सरकार है उसके जो एडवोकेट जनरल हैं प्रभुलिंग नवदगी, तो उन्होंने अपनी दलीलें रखी थी और उन्होंने कहा था कि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य प्रथा नहीं है, अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। तो ये पूरा मामला हुआ। मतलब कि हिजाब हो सकता है कि रिवाज हो, लेकिन अनिवार्य रूप से पहनना ये मैंडेटरी नहीं है इस्लाम में, इसीलिए ये फैसला सुनाया है
कर्नाटक हाई कोर्ट ने, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था और मैंने बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैंने इसका पूरा पीडीएफ भी डिटेल में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डेली का जो पीडीएफ होता है वो फ्री होता है। वैसे आपको बता दूं कि तमाम एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग पीडीएफ भी अवेलेबल हैं। जैसे 2021 का करंट अफेयर्स का टोटल पीडीएफ है, जनवरी 2022, फरवरी 2022, मार्च के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक का पीडीएफ अवेलेबल हो चुका है। जो लोग भी मेंबर हैं, sarkariJobNews.com का मेंबरशिप लिया हुआ है, वो लोग बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं ऐप के थ्रू। और जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं लिया है उनको बता दूं कि मेंबरशिप है और इसके तहत बहुत मामूली सी रकम लगती है और 1 साल तक, यानी आज के डेट में अगर आप मेंबरशिप ले रहे हैं तो अगले साल आज तक आप मेंबर बन जाते हैं और करंट अफेयर्स पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जब चाहें। वीकली, मंथली, ट्राई मंथली, हाफ ईयरली, पिछले साल के भी पूरे। वीकली मॉक टेस्ट भी होता है एवरी संडे को। इसके अलावा एग्जाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज भी आयोजित किया जा रहा है। 40% डिस्काउंट है बुक्स पे और फ्री शिपिंग भी है बुक्स की। तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और मेंबरशिप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है ये भी। एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? कौन हैं? आंसर होगा एन चंद्रशेखरन। न्यूज़ आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में। टाटा सन्स के चेयरपर्सन हैं एन चंद्रशेखरन। तो उनको अभी हाल ही में मार्च में एयर इंडिया का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, टाटा समूह ने पिछले साल ही अक्टूबर में एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए बोली जीती थी या उसके बाद कुछ महीने बाद एयर इंडिया टाटा सन्स को दे दिया गया था। ओके, तो अभी नए चेयरपर्सन ये नियुक्त हो गए हैं। हालांकि सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है। सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए तुर्की एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन इल्कर आईसी का चयन हुआ था। हालांकि कुछ विवाद हुआ, उसके बाद उन्होंने ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था। तो नई बात यही है, एन चंद्रशेखरन आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंटरेस्टिंग है ये। और दोस्तों पसंद आ रहा हो लाइक बटन तो ज़रूर दबाना और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को। जरूर शेयर करें तमाम ये जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको समझ में आ रही है वो सब बातें तो दूसरों को भी बताइए। ओके, क्वेश्चन होगा, चीन ने किस देश पर आरोप लगाया कि रूस, यूक्रेन और बेलारूस उसमें जो साइबर अटैक हुए उसके लिए चीन के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया? एक अलग बात है। आंसर होगा अमेरिका। चीन ने कहा है कि अमेरिका ने इस्तेमाल किया उसके कंप्यूटर का और साइबर अटैक किए हैं। ओके, अमेरिकी सरकार का नाम नहीं लिया गया है, मतलब चीन के हैकर्स ने का। ओके, और एक तरह से टारगेट तो अमेरिका है। चीन का क्या कहना है? चीन ने यह कहा है कि फरवरी से लगातार साइबर अटैक के अनुभव किए जा रहे हैं। चीन का यह कहना है कि अमेरिका के हैकर्स ने चीनी कंप्यूटर को हैक करके रूस, यूक्रेन और बेलारूस पर साइबर अटैक किए गए। आपको मैप के थ्रू बताते हैं। यहाँ पर है ये चाइना, क्लियर है? यह प्यारा भारत है, यहाँ पर ये चीन है और ये रशिया है। और यहाँ पर ये रहा यूक्रेन, जहाँ पर रूस ने अभी हमला किया हुआ है और ज़बरदस्त युद्ध चल रहा है। और यहाँ ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका। अब क्या हुआ? और यहाँ पर है बेलारूस, ये रहा। ठीक है, तो विवाद चल रहा है और पिछले कुछ महीने से चल रहा था विवाद रूस और यूक्रेन के बीच में। और इसी दौरान फरवरी में बहुत सारी ये खबरें आई कि बड़े पैमाने पर यूक्रेन में साइबर अटैक हुए और उसके बाद ये भी खबर है कि रूस पर भी साइबर अटैक हुए हैं। उसके जो सरकारी वेबसाइट है उसका डेटा चोरी कर लिया गया और सबसे ज़्यादा नुकसान यूक्रेन को देखने को मिला और कुछ बेलारूस को भी देखने को मिला नुकसान। ओके, क्लियर? अब चीन ने यह कहा है कि इस हैकिंग के लिए इसके कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया। मतलब ये हुआ, उसके कहने का मतलब ये है चीन का कि यहाँ पर जो बैठे हुए हैं हैकर्स हैं, और चीन का साफ कहना है कि सरकार द्वारा ये सब करवाया जा रहा है, तो उसने सबसे पहले हैक किया किसको? चीन के कंप्यूटर को। क्लियर बात? उसके बाद चीन के कंप्यूटर का एक्सेस ले लिया अमेरिका के हैकर्स ने। फिर उसके बाद चीन के कंप्यूटर से हैकिंग की कार्रवाई की गई यूक्रेन में और उसके अलावा रूस में
और फिर बेलारूस में, ताकि जब ये इंक्वायरी हो तो आईपी एड्रेस चीन का है। मतलब समझ रहे हैं कि ये दो लोग लड़ रहे हैं और उसमें जवाबदेही इनकी आ जाए कि तुमने ये हैकिंग की है, जबकि हैक कर रहा है कौन? अमेरिका यहाँ से बैठ कर। ऐसा कहना है चाइना का। ओके, तो अब चीन की भी अपनी सिक्योरिटी है, इंडिया में भी सिक्योरिटी अपनी रखी जाती है कि हैकिंग वगैरह ना हो, तो वो भी अपना काम कर रहा है। तो चीन ने ये ऑब्जर्व किया कि उसके कुछ कंप्यूटर्स ऑफिशियल वो हैक हो गए हैं और वो एक्टिविटी कर रहे हैं। तब इसने पकड़ा और इसके बाद इंक्वायरी हुई तो पता चला कि ये अमेरिका से कंप्यूटर को गवर्न किया जा रहा था और उससे ये सब हैकिंग हुई थी। ओके, ऐसा इसलिए किया गया था, चीन का ये कहना है, ताकि रूस, यूक्रेन और बेलारूस ये सब चीन पर ही अटैक करें। यानी अटैक करने का मतलब कि ये दुनिया को बताएं कि चीन ने ही ये सब काम किया है, हैकिंग का काम किया है। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ कि चीन कोई दूध का धुला हुआ है नहीं। चीन बहुत लंबे समय से हैकिंग का काम करता रहा है। यहाँ तक कि जब गलवान घाटी का मामला हुआ था उस समय मुंबई में यहाँ पर अचानक बिजली चली गई थी और उसमें मामले में ये बात सामने आई थी मीडिया में कि चीन ने साइबर अटैक करके इंडिया के जो ग्रिड है उसको ठप कर दिया था। ओके, तो ये पूरा मामला है साइबर अटैक का। एक अलग तरीके का पूरा मामला देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से कहीं और से बैठा हुआ आदमी किसी और को टारगेट कर रहा है। मतलब आज के ज़माने में किसी भी के भी कंप्यूटर या मोबाइल में कुछ भी डेटा भर देना किसी के लिए भी, खासकर साइबर अटैक करने वालों के लिए बहुत आसान हो गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा था जो कि आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ईपीएफओ ने पीएफ की ब्याज दरें घटाकर कितनी कर दी हैं? आंसर होगा 8.1%। न्यूज़ आप देख रहे हैं, 8.1% किया गया है। कितना से घटाकर किया गया है? तो 8.5% से घटाकर किया गया है। ईपीएफओ क्या होता है? ईपीएफओ का मतलब फुल फॉर्म हुआ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इसी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज दरों की कटौती का फैसला किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 तो खत्म हो रहा है, मार्च में खत्म हो जाएगा, तो अब क्या ब्याज दर के लिए कटौती का फैसला किया गया? तो देखिए, होता यह है कि पीएफ का जो निर्धारण होता है ना, पीएफ में ब्याज कितना दिया जाएगा वो फाइनेंशियल ईयर के आखिरी हिस्से में होता है, और जो भी जमा है एम्प्लॉय का पैसा ईपीएफओ में, वो सब उसको ब्याज मार्च के आखिर में ही मिलता है। समझ गए आप? नए फाइनेंशियल ईयर में पिछले फाइनेंशियल ईयर का पैसा मतलब ब्याज मिलता है और वो जुड़ जाता है। तो अब मामला ये हुआ है कि पीएफ अकाउंट में जमा राशि पर 8.5% की बजाय 8.1% ये दिया जाएगा, और ये पिछले करीब 40 साल में सबसे कम है। आप देखिए, कुछ आंकड़ा ये दिखा रहा हूँ मैं, 8.1% का ये है, और 2011 से 2021 का ये आंकड़ा दिया गया है, और ये बढ़ा घटा लेकिन इतना कम नहीं हुआ था पिछले 40 साल में। और ये दिखा रहा हूँ मैं काफ़ी पहले का, यानी 75-76 का, उस समय 7% था 1975-76 में, और आज 2021 में ये 8.1% पे आया है। और एक समय ऐसा भी आया कि ईपीएफओ का जो ब्याज दर है वो 12% तक दिया गया था। ये 1989 से 90 इन सब के 99 के बीच में ये। ओके, तो अब यहाँ सवाल उठता है कि ईपीएफओ क्या होता है? देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि है, एक रिटायरमेंट प्लान है कर्मचारियों के लिए जिसे ईपीएफओ मैनेज करता है। ओके, देखिए, आमतौर पर चाहे प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो, वहाँ पर अगर 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं तो उस कंपनी या संस्था को ईपीएफओ से रजिस्टर्ड कराना पड़ता है अपने आप को। ओके, और ईपीएफ योजना में कर्मचारी और उसका नियोक्ता यानी कंपनी वो हर महीने बराबर राशि का योगदान करते हैं, जो कि मूल वेतन का और महंगाई भत्ते का 12% के आसपास का होता है। मतलब जो सैलरी तय की गई है उसका 12% कट जाएगा जो एम्प्लॉय है उसके सैलरी से, और 12% एक्स्ट्रा कंपनी देगी, और वो जमा हो जाता है ईपीएफओ में। ये भविष्य निधि यानी भविष्य में काम आएगा कर्मचारियों के, इसके लिए। और जो भी रकम जमा होता रहता है उस पर ईपीएफओ ब्याज दर देता है। तो इसलिए जब भी कंपनी व्यक्ति छोड़ता है या रिटायरमेंट लेता है तो उस समय
एक बड़ी राशि मिल जाती है ईपीएफओ से कर्मचारी को, जो कि उसके भविष्य के योजनाओं और भविष्य में अगर इनकम का स्रोत बंद होने जा रहा है तो उस रकम का इस्तेमाल वो कर सके, इसके लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच में डब्ल्यूएचओ ने किस देश को लैब से पैथोजन क्या होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ वगैरह वगैरह, तो इसको नष्ट करने को कहा है? आंसर होगा यूक्रेन। ओके, क्या होता है पैथोजन? सबसे पहले ये समझ लेते हैं। पैथोजन यानी रोगजनक, रोगाणु, वो सूक्ष्म जीव हैं जो कि जीवों में बीमारी पैदा करते हैं। पैथोजन मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, इस तरह के होते हैं: वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ और कीड़े। और भी कई प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 तरह के होते हैं, इस तरीके से आप देख रहे हैं। ओके, अलग अलग तरह के हैं, इसमें तो और भी ज़्यादा प्रकार बताए गए हैं। तो यह सवाल उठता है कि पैथोजन को क्यों रखा जाता है? देखिए, लैब में रखा जाता है ताकि नई दवाएं विकसित हो सकें, और अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज कैसे हो, उसके लिए ये किया जाता है। और लैब में इसको रखा जाता है और बहुत हाई सिक्योरिटी के साथ रखा जाता है। तो डब्ल्यूएचओ ने ये कहा है कि अभी चूँकि बमबारी चल रही है, हालत वहाँ ख़राब है, तो पैथोजन को नष्ट कर दिया जाए, डब्ल्यूएचओ का ये कहना है। ठीक है, ये बात है। इसके अलावा एक और बात है इम्पॉर्टेंट कि बायो सिक्योरिटी एक्सपर्ट का कहना है कि रूस यूक्रेन पर जो मिसाइल दाग रहा है और उसकी वजह से जो रूस की सेना है वो अलग अलग जगहों पर घुस रही है, और अगर गलती से इन पैथोजन के पास पहुंच गई सेना और उसने इस चीज़ को नहीं समझा और वो फैल गई, तो फिर नई तरह की बीमारियों को फैलने का खतरा है। इसलिए उन सबको नष्ट कर देना चाहिए जहां पर ये सैनिक गए हैं या जा रहे हैं, या पहुंचने जो रूसी सैनिक हैं वहां पहुंचने की आशंका है, तो ऐसे में पैथोजन को नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रूस ने यूक्रेन पर जैविक हथियार बनाने का भी आरोप लगाया। रूस ने 11 मार्च को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी, उसमें मीटिंग में ये इल्ज़ाम लगाया यूक्रेन पर कि लंबे समय से यूक्रेन अमेरिकी रक्षा विभाग के समर्थन में, यानी अमेरिका के सहयोग से जैविक हथियार बनाने के लिए प्रयोगशाला चला रहा है। हालांकि अमेरिका ने इसका विरोध किया और खंडन किया, कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर युद्ध होता है तो नई बीमारियों के फैलने का भी खतरा है, और इस तरीके से। ओके, तो ये सब पैथोजन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महिला वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा मैचों की कप्तानी का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बना लिया है? आंसर होगा मिताली राज। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। विश्व कप में सबसे ज़्यादा मैचों की कप्तानी करने वाली वो पहली महिला कप्तान बन गई है। ओके, ये रिकॉर्ड कब बनाया? तो 12 मार्च को उन्होंने बनाया है, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो मैच हो रहा था उसी के दौरान। ओके, और आपको बताऊं कि इससे पहले भी उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है कि 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने वाली वो पहली महिला क्रिकेटर बन गई है दुनिया की। ये रही मिताली राज। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022, उसमें भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीत लिया है? आंसर होगा सिल्वर। उन्होंने ये सिल्वर मेडल पुरुष एकल खिताब में जीता है। द हिंदू के स्टार स्पोर्ट्स में ये न्यूज़ देख रहे हैं आप, और ये है लक्ष्य सेन। तो फाइनल में ये पहुंच गए थे और थाईलैंड के कुन लावुत उनसे हार गए। उसके बाद इनको सिल्वर मेडल मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 15 मार्च को ये मनाया जाता है। 2022 की थीम क्या है? फेयर डिजिटल फाइनेंस। अगला क्वेश्चन, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स ये कब मनाया जाता है, किस तारीख को? आंसर होगा 14 मार्च। ओके, 2022 की थीम क्या है? जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर फॉर बायोडाइवर्सिटी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स ये कब मनाया जाता है? इसका भी आंसर होगा 14 मार्च। ये दिवस यूनेस्को द्वारा घोषित है। 2022 की थीम क्या है? मैथमेटिक्स यूनाइट्स। ओके, ये बात है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो
आप जा सकते हैं गूगल प्ले पे, वहाँ सरकारी जॉब न्यूज़ सर्च कीजिए और अपना लोगो दिखाई देगा और फिर डाउनलोड कर सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप। अच्छा, कुछ लोग ये शिकायत कर रहे थे कि उन्हें बार बार लॉगिन करना पड़ रहा है, तो अब आपको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। और दोस्तों, जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं लिया है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपके काम आएगा।